नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के जीके और जीएस के कुछ 40 यानी कि 40 इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग इन्हें सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपके कितने इसमें नंबर आ सकते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर तैयारी करते हैं तो आप इन प्रश्नों के जवाब जो हैं दे पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है कृषि, तीसरा है जलीय जीव, तीसरा है जीवाश्मीय ईंधन। यानी पहले का आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, जीवाश्मीय ईंधन जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन है। अब यहाँ पूछा गया दूसरे नंबर पर नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पर बताना है दूसरे का कौन सा सही होगा। तो पहला है जीवाश्मीय, तीसरा है प्राकृतिक, और सी नंबर पर दिया गया प्राकृतिक वनस्पति, और डी नंबर पर दिया गया पेट्रोलियम। तो यहाँ पर क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये प्राकृतिक जो वनस्पति होते हैं ये नवीकरणीय संसाधन है। अगर जीवाश्म खत्म हो गए तो इन्हें हम इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस ये अगर ख़त्म हो गई ये भी हमें जल्दी नहीं प्राप्त होगी। पेट्रोलियम ये सब जीवाश्म ईंधन से संबंधित आते हैं, लेकिन नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वनस्पति है ये जो है नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग कहलाता है। तो पृथ्वी की जो सतह ठोस होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ है वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल और मृदा मंडल। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरे का सी से स्थलमंडल कहलाता है। जो ठोस भाग होता है पृथ्वी का वो स्थलमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, अक्सर ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा पेट्रोलियम यानी बी नंबर, और सी नंबर पर डीजल दिया गया है, डी नंबर पर बायोगैस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि सूर्य जो है आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का समुद्र से घिरा भाग कितना परसेंट है। पहला है 40%, दूसरा है 50%, तीसरा यानी कि सी नंबर है 71%, डी है 25%। यानी कि पाँचवें का आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा, पाँचवें का सी यानी 71%। पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, कुल भूमि का वनों से घिरा भाग, यानी प्रश्न नंबर जो है 6, कुल भूमि का वनों से घिरा भाग कितना परसेंट का दिया गया यहाँ पर है। 30%, 80%, 50%। अगला ऑप्शन डी है 90%। कितना भाग होगा? तो छठे का आप लोगों को आंसर बताना है कितना होगा। छठे का ए यानी कि 30%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है। तो कारण नहीं है बताना है। सातवें का आंसर क्या होगा? पहला है झूम खेती, दूसरा है बांधों का निर्माण, तीसरा है सड़कों का निर्माण, चौथा है वन रोपण यानी वनारोपण, वनों का रोपण किया जाए, हमने पेड़ पौधों को लगाना। तो सातवें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वनारोपण यानी कि वन का रोपण किया जाए। अगला है 8वां क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। पहला है CO2, दूसरा है N2, तीसरा है H2, डी नंबर पर दिया गया है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि 8वें का राइट ऑप्शन क्या होगा? 8वें का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए यानी CO2। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, CO2। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये बताना है। वन महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 जो है इसका आंसर बताना है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है। पहला है जनवरी फरवरी ऐसे करके लिखा गया है, बी नंबर पर फरवरी एवं जुलाई में, सी नंबर है मार्च एवं अप्रैल में, डी नंबर है दिसंबर एवं अगस्त में। तो
तो यहाँ 9 का बताना है, राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर है बी, यानी फरवरी और जुलाई में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का अतिदोहन एक चेतावनी है, किसकी चेतावनी है ये बताना है। पहला है वन्य जीवों का, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यानों का, तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्यों का, डी है जैव मंडल संरक्षण का। तो 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी वन्य जीवों का। यहाँ पर अगर संसाधनों का दोहन करेंगे तो एक चेतावनी किसका है? वन्य जीवों का, यानी कि राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, शांति घाटी स्थित है, तो शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है केरल में। यानी कि प्रश्न नंबर जो 11 दिया गया, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी केरल में। शांति घाटी का नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है, सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी स्थित है, तो सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी स्थित है कहाँ पर? पहला है केरल में, दूसरा है शिमला में, तीसरा है पांडिचेरी में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। बताइएगा 12 नंबर का राइट ऑप्शन क्या है? 12 नंबर का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि पांडिचेरी में स्थित है। सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी स्थित है पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 5 जून, 10 मार्च, 15 अप्रैल, 20 अगस्त। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा ए, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ये बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 3 दिसंबर को, दूसरा है 10 अगस्त को, सी नंबर पर दिया गया है 15 जून को, और डी नंबर पर दिया गया है 5 जून। इन चारों में से कौन सा सही होगा? चौथे का, यानी 14वें का आंसर क्या होगा? ए, 3 दिसंबर को जो है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, यानी कि राइट ऑप्शन ए होगा। अगला है, किसी प्राकृतिक संसाधन का नवीकरणीय होता है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक चक्र द्वारा, भौतिक चक्र द्वारा, कृत्रिम चक्र द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि प्राकृतिक चक्र द्वारा जो है प्राकृतिक संसाधन का नवीकरण होता है, यानी कि नवीनीकरण जो बोला जाता है। अगला है, ओजोन छिद्र पाया जाता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ओजोन छिद्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? एक है अंटार्कटिका के ऊपर, दूसरा नंबर पर दिया यानी बी नंबर प्रशांत महासागर, सी नंबर पर दिया गया हिंद महासागर के ऊपर, डी नंबर है बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो 16 का राइट ऑप्शन है वो है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है, ठीक है, मानव की सुरक्षा करती है एक्स किरणों, यूवी किरणों, इसका तो आंसर आता होगा आप लोगों को, और यहाँ पर गामा किरणें जो भी दी गई हैं और अल्फ़ा किरणें दी गई हैं। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? यानी कि बी, 17 का बी होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला है, पक्षियों में डीडीटी के प्रभाव से निम्न में से किसका पूर्ण विकास नहीं होता है? पक्षियों में पूछा गया है, तो बताना है शुक्राणु का, अंडों का, रुधिर का, डी यानी पंखों का। तो 18 का राइट ऑप्शन है बी, अंडों का विकास नहीं होता है। अगर डीटी की मात्रा अधिक हो गई तो अंडों का विकास नहीं होगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, सी नंबर है उत्तराखंड, डी नंबर है राजस्थान। तो चारों में से कौन सा होगा? 19 का बताइएगा आंसर, सी, उत्तराखंड में स्थित है। डेली रिवीजन करेंगे आप लोग तो बहुत ही जल्द आप लोग और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताना है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश यानी सी, और डी नंबर पर है केरल में। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है,
भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किस सन में हुई थी ये बताना है। 21 का राइट ऑप्शन क्या है? 1957 में, 1984 में, 1964 में और डी नंबर पर है 2002 में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, यानी कि 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी कि 1984 यानी कि 1984 में। अगला है भारत में पाया जाने वाला अकेला कपि है, तो कौन सा कपि है बताना है। होलाग गिब्बन, दूसरे नंबर पर बी नंबर पर दिया चिंपैंजी, सी नंबर बंदर और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि होलाग गिब्बन इसका राइट ऑप्शन है। अगला है वायु क्या है, तो वायु क्या है इसके बारे में बताना है। एक तत्व है, एक यौगिक है, सी नंबर एक मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट ऑप्शन होगा सी, एक मिश्रण है, क्योंकि वायु एक नहीं है, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसेस मिली हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन, डस्ट भी हैं इसमें बहुत सी। ठीक है, तो इस तरीके से वायु जो है एक मिश्रण है। ठीक है, तो वायु मिश्रण है। अगले प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, इसका परसेंटेज बताना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है कितना है। 28, 21%, 17% या डी पर दिया गया है 0.03 ऑक्सीजन का पूछा गया है। तो 24 का तो वैसे आता होगा आप लोगों को, बी, यानी कि 21% मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है। निम्न में से वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? अभी हमने क्या बताया, सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन की। तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ज़्यादा विशेष बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है, ये पढ़िए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? ये IAS PCS में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने एक बार देखा था कि IAS में रखा था, PCS में भी एक बार एग्ज़ाम में था। तो इस प्रकार से प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो 26 का बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रतिशत क्या है? 26 का राइट ऑप्शन क्या है? सी, 0.03% जो है इसकी मात्रा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। अगला है, हम वायु को निम्न में से किस माध्यम के द्वारा देख सकते हैं? वायु को देख सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा? कांच द्वारा, हीरे द्वारा, प्रिज्म द्वारा, डी, किसी भी माध्यम से नहीं देखा जा सकता। तो 27 का ऑप्शन होगा डी, किसी भी माध्यम से देखा नहीं जा सकता। तो वायु को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट यानी कि दिखाई ही नहीं पड़ती है। जल क्या है? तो जल क्या है बताना है। एक मिश्रण है, एक यौगिक है, एक तत्व है या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, एक यौगिक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है। 29 नंबर में आइएगा, यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र रूप से जल निम्न में से किस अवस्था में पाया जाता है? तो जल की अवस्था बतानी है। पहला है द्रव में, दूसरा है ठोस में, तीसरा है गैस में और इन सभी में। तो आपका प्रश्न क्या कहता है आप समझिएगा। तो यहाँ पानी की अवस्था बतानी है, किस अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव में भी देखते हैं हम लोग पीते हैं, ठोस तो बर्फ़ होती है, गैस यानी कि जलवाष्प यानी कि, और राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा सभी में। अगला है, निम्न में से जल का रासायनिक प्रतीक क्या है? पानी का रासायनिक मूल क्या है, उसका मतलब प्रतीक बताया गया है, यानी कि H2O लिखा जाता है। केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं वो लोग समझते होंगे। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? पहला है, पौधों या वृक्षों का ऐसा समूह जो लंबे समय से अशोषित हो। ठीक है। दूसरे नंबर पर है, पादपों की ऐसी प्रजातियाँ जो एक साथ जन्म लेती हैं व बढ़ती हैं। तीसरा है, समोच्च बांधों द्वारा निर्मित संरक्षण क्षेत्र। डी है उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, यानी प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है ये बताना है। तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी
पौधों और वृक्षों का ऐसा समूह जो लंबे समय से अशोषित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है। आरक्षित वन का अर्थ क्या होता है। स्थानीय उपभोग के लिए आरक्षित वन, व्यावसायिक दोहन के लिए आरक्षित वन, और इसका जो है सी नंबर पर दिया गया है शिकार के लिए आरक्षित वन, और डी नंबर पर दिया गया है औषधीय पादपों के लिए, औषधीय पादपों के विकास के लिए आरक्षित वन। तो 4 ऑप्शन आपके पास थे और ये 32 था। 32 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। इसका क्या होगा ऑप्शन बी। अब बी का राइट ऑप्शन है, क्लियर हो जा, व्यावसायिक दोहन के लिए आरक्षित वन, जो व्यवसाय के लिए आरक्षित वन किए जाते हैं तो यही है इसका आरक्षित वन, यानी व्यवसाय के लिए जिन्हें आरक्षित कर दिया जाए वही कहलाते हैं आरक्षित वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है इसका यानी कि 33, भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना है। भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं। पहला है शिलांग, दूसरा है शिवालिक, सी नंबर दक्कन पठार, डी है दक्षिण भारत। तो 33 का राइट ऑप्शन क्या होगा ए, यानी शिलांग पठार में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं। अगला है नम भूमि से क्या तात्पर्य है। तो नम भूमि से क्या तात्पर्य है। पहला है भूमि में जल की मात्रा कम हो, भूमि में जल की मात्रा अधिक हो, सी भूमि में रेत की मात्रा कम हो, डी है भूमि में जीवाश्म की मात्रा अधिक हो। तो नम भूमि का मतलब क्या है। 34 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी भूमि में जल की मात्रा अधिक हो। जब जल की मात्रा अधिक होती है तो उसे कहते हैं नम भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थल से क्या तात्पर्य है। तो मरुस्थल से आप क्या समझते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जीवन हेतु उपयुक्त दशाएं ना हों उसे मरुस्थल कहते हैं। बी है वह क्षेत्र जहाँ केवल जीव जंतु ही रहते हों, सी है वह क्षेत्र जहाँ केवल रेत ही रेत हो, डी है उपरोक्त सभी। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, वह क्षेत्र जहाँ जीवन हेतु उपयुक्त दशाएं ना हों, यानी कि जीवन यापन के लिए वहाँ पर जो स्थितियाँ होती हैं वो ना हो, जैसे खाने पीने और रहने के लिए। तो इस तरीके से दशाएं नहीं होती हैं उसे ही कहते हैं मरुस्थल। अगला प्रश्न है 36, भारत में मरुस्थल की राजधानी निम्न में से किसे कहा जाता है। तो भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है। पहला है उदयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है कोटा, डी है पालामऊ। तो 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जैसलमेर। अगला है निम्न में से प्रदूषण का एक प्रकार है। तो प्रदूषण का एक प्रकार है। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो सभी जो हैं प्रदूषण के प्रकार ही हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मानव जनित वायु प्रदूषक है। मानव जनित यानी मानव के द्वारा। पहला है पराग, दूसरा है वन अग्नि, तीसरा है रेत व धूल की उड़ान यानी धूल का उड़ान, और शक्ति ग्रह यानी डी। तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि शक्ति ग्रह ये मानव जनित वायु प्रदूषक है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है। 39 का पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है एरोसॉल, तीसरा है जलवाष्प, और डी है ये सभी, यानी 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सभी जो हैं वायु प्रदूषक हैं। जैसे CO2 हो जाती है, एरोसॉल एयर, एरोसॉल का मतलब है एयर, हवा में जो भी पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं, जलवाष्प ये तो एयर में ही रहते हैं। तो ये सभी जो हैं शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। पहला है औद्योगिकीकरण, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है मानव जनसंख्या, और ये सभी। 40 का राइट ऑप्शन होगा
डी ये सभी औद्योगिक ये नगरीकरण और मानव जनसंख्या ये सभी हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को विजिट किया करें। और डेली आप लोगों को हमारे चैनल पर है आप लोगों को 42 यानी कि 100 लेंगे या तो 50 लेंगे या तो हम 40 इसमें शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से इसे 40-40 करते हुए आप लोगों को सीरीज प्रोवाइड कराएंगे इसी तरीके से, और आप लोग इसी तरीके से रेगुलर सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोगों की जीएस और जीके पूरी तरीके से स्ट्रांग होती जाएगी। हर एक कंपटीशन में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।